बच्चों आज हम प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जो समूह है जिनको हमने क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में हमने विभाजित किया है। इसमें हम आज बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो जो क्राइसोफाइट्स है इसमें हम बात करेंगे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक होते हैं डाइटम्स और दूसरे होते हैं डेस्मिड्स। इन्हें हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। जो क्राइसोफाइट के सदस्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। आपकी बुक में डेस्मिड के आगे क्या जो लिखा हुआ है, गोल्डन एल्गी लिखा हुआ है। तो हम बताएं कि जो डेस्मिड्स होते हैं उन्हें गोल्डन एल्गी कहा जाता है। यहाँ पर डाइटम्स का एक और नाम है, इसे बोला जाता है ज्वेल्स ऑफ सी। तो डाइटम्स को ज्वेल्स ऑफ सी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बातें हैं कि जो डेस्मिड्स है उन्हें हम गोल्डन एल्गी, या हम यूँ कहें कि जो क्राइसोफाइट्स के सदस्य उन्हें हम स्वर्ण शैवाल या गोल्डन एल्गी के रूप में जानते हैं। हम इनके बारे में जानकारी लिखें तो ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। साथ ही यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम यदि इसके शेप के बारे में बात करें, पहले हम हैबिटेट देखते हैं इनका। हैबिटेट की बात करें तो ये कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, दोनों प्रकार के वातावरण के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये जलीय होते हैं जो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और आपको मराइन वाटर के अंदर, समुद्री जल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इसका शेप देखें, आकृति की बात करें तो इनकी आकृति में हमको बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। हमें ये अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। तो ये हमको बोट शेप्ड दिखाई दे सकते हैं, बोट शेप्ड, स्टार लाइक, डिस्क लाइक, ओवेल, सिलेंड्रिकल, अलग अलग आकृति के हमको ये दिखाई देते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और वो अलग अलग आकृतियों के दिखाई देते हैं। साथ ही हम इसमें आगे बात करें, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो पोषण विधियाँ है ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना ये भोजन बनाते हैं। तो इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट है, तो इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, वर्णक जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल। तो ये वर्णक इनके अंतर्गत उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है और जेंथोफिल पाया जाता है। तो हम ये बता रहे थे कि आप कल्पना कर सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग आकृति के हैं और इनके अंदर इतने सारे वर्णक उपस्थित है, जिसके कारण इन वर्णकों के कारण इनका जो रंग है वो भूरा सुनहरे प्रकार का होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक है, अलग अलग आकृति के हैं और उनका जो रंग है वो कैसा है? गोल्डन येलोइश कलर का है, सुनहरा भूरा कलर का होता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक है और कैसे माइक्रोस्कोपिक है और इनकी आकृति अलग अलग प्रकार के हमको इसके आकृति के अंदर दिखाई देते हैं। और किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं? ये सुनहरे भूरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इनको गोल्डन एल्गी कहते हैं। इसके बाद हम बात करें इनमें रिजर्व फूड मटेरियल की। रिजर्व फूड की बात करें तो इनके अंदर जो रिजर्व फूड है वो लिपिड और
फैट के रूप में पाया जाता है, साथ ही साथ में ल्यूकोसिन नाम का पॉलीसेकेराइड भी इनके अंदर पाया जाता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लिपिड, हम इसको ऑयल ड्रॉपलेट लिख दें, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, ल्यूकोसिन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो कि इसको फ्लोटिंग में मदद करता है, साथ में इसके जो अपीयरेंस है अपना गोल्डन कलर का, उसमें भी हेल्प ये करता है। तो ग्लूकोसिन एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। अब हम बात यहाँ पर करें इसमें लोकोमोशन के बारे में, तो जिस प्रकार से हमने जो ऑर्गेनिज्म देखे हैं प्रोटिस्टा के बारे में, जो सामान्य लक्षण देखे थे इनके, तो उसमें हमने देखा था कि इनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलम, सिलिया और सीडोपोडिया पाया जाता है। लेकिन क्राइसोफाइट के जो सदस्य होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनके अंतर्गत ये ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, नहीं सिलिया पाया जाता, नहीं फ्लैजिलम पाया जाता और नहीं सीडोपोडिया पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये वाटर करंट में या पानी की लहरों के साथ में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दे आर पैसिवली फ्लोट इन वाटर करंट। तो वाटर करंट के माध्यम से ये निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। जो ये क्या करेंगे, पानी की लहरों के साथ में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं उनके साथ में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्टन कहते हैं। चूँकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो ये लोकोमोशन की बात हो गई। इसके बाद हम बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमको ऑक्सोस्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा देखने को मिलता है। अब जो सामान्य जानकारी हमने देखी है कि माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, हैबिटेट के बारे में बात करी कि ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों के अंदर पाया जाता है। आकार के बारे में बात करें कि जो आकार होता है ये बहुत ज़्यादा भिन्नता प्रदर्शित करता है, हमको अलग अलग आकृतियों का दिखाई देता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन होता है, जिसके कारण ये जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन के कारण इनका जो कलर है वो किस प्रकार से होता है, गोल्डन येलोइश कलर का होता है, सुनहरा भूरा कलर इनका होता है, इसलिए हम इनको गोल्डन एल्गी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी के अलग अलग आकार के हैं और हमको रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम इनको ज्वेल्स ऑफ सी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, ज्वेल्स ऑफ सी भी कहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर जो होता है लिपिड और प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है, साथ में ल्यूकोसिन एक पॉलीसेकेराइड है वो पाया जाता है। नॉन मोटाइल होते हैं, ये निष्क्रिय रूप से वाटर करंट पर तैरते रहते हैं, पानी की सतह पर लहरों के साथ में तैरते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों विधियों के द्वारा इनके अंतर्गत होता है। इसके साथ ही जो ये क्राइसोफाइट्स होते हैं, क्राइटोफाइट्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मुख्य भोजन भी होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो जलीय जंतु है उनका मुख्य भोजन भी होते हैं, तो इसलिए हम इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहते हैं। इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहते हैं। इनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इनके द्वारा की जाती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है। तो ये तो सामान्य जानकारी थी। अब हम इसके संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इनकी जो आकृति होती है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सॉफ्ट बॉक्स या हम बोले साबुनदानी जैसी आकृति के अंदर बंद रहते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद रहते हैं। तो हम यहाँ लिखे कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, इनकी जो बॉडी होगी, बॉडी इज कवर्ड बाय ए सिलिशियस सेल्स में ये कवर होती है। हम यहाँ डायग्राम के द्वारा बताएं इसको।
तो इनका जो शरीर होता है वो इस प्रकार एक बॉक्स में कवर्ड होता है। जो ऑर्गेनिज्म होगा उनका जो बॉडी है वो इस प्रकार के एक सॉफ्ट लाइक बॉक्स के अंदर कवर होता है। इसे हम सेल कहते हैं, या इसको सेल को हम क्या बोलते हैं, नोन एज फ्रस्ट्यूल। तो ये वर्ड भी आप याद रख लीजिएगा। जो सेल है इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, फ्रस्ट्यूल कहा जाता है। और इस बॉक्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, बंद रहता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो पाया जाता है, जिसमें इसका न्यूक्लियस है और साथ में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब प्लास्टिड इसके अंदर प्रेजेंस होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जो फ्रस्ट्यूल होता है, ये फ्रस्ट्यूल में हमको सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। जो फ्रस्ट्यूल है, जो सेल है, वो उसमें क्या होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। हम बोले रेत के समान कणों का यहाँ पर जमाव इसके अंदर होता है। इस फ्रस्ट्यूल के दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को या ऊपर वाले अर्धांश को बोला जाता है एपीथीका। क्या कहते हैं ऊपर वाले भाग को, एपीथीका कहते हैं। और नीचे वाले भाग को हाइपोथीका कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को एपीथीका और नीचे वाले भाग को हाइपोथीका कहा जाता है। इस एपीथीका और हाइपोथीका, यह हम कहेंगे फ्रस्ट्यूल का जो सिक्रेशन है इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ये एक्चुअल में इसकी सेल वॉल होती है, जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। जो अंदर की परत होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होगी, और बाहर की परत पर सिलिका का डिपोजिशन इस पर होता है। सिलिका के डिपोजिशन के कारण जो फ्रस्ट्यूल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो टूटता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो ये फ्रस्ट्यूल क्या होगा, जो सी बेड है या वाटर, जो पानी की तलहटी है, जो वाटर सोर्स है उसकी जो तलहटी है उस पर ये इनका जमाव होते चले जाता है। हम इस प्रकार से यूँ बताएं इसको कि जब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, आफ्टर डेथ क्या होगा, जो फ्रस्ट्यूल है वो यहाँ पर जमा होता चले जाएगा। इस प्रकार से इनकी परत दर परत लाखों करोड़ों साल तक ऐसी जमा होती चली जाएगी, और जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे डाई एटोमेसियस अर्थ। ये शब्दों को भी याद रख लीजिएगा कि डायटोमेसियस अर्थ किसे कहा जाता है। तो जो क्राइसोफाइट्स के सदस्य होते हैं उनकी डेथ होने के पश्चात जो फ्रस्ट्यूल है या जो सेल है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो सी बेड पर क्या होगा, जमा होते चले जाता है, उसकी परत बनती चली जाती है, वो इकट्ठा होते चले जाता है। और हम इस प्रकार से जो फ्रस्ट्यूल जो इकट्ठे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रिटी होता है और रफ होता है, ठीक है। तो और पोरस भी होता है। तो इसका उपयोग इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फिल्ट्रेशन के लिए किया जाएगा। इसमें सिरप का जो फिल्ट्रेशन है वो इसके द्वारा किया जाता है। टूथपेस्ट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अग्नि प्रतिरोधी जो ईंटें हैं उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वार्निश या पेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका इकोनॉमिकली इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस भी है डायटोमेसियस अर्थ का। फिल्ट्रेशन के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको जो हमने बताया कि जो फ्रस्ट्यूल है उस वो तलहटी पर सीबेट पर जमा होकर क्या बनाता है, डायटोमेसियस अर्थ बनाता है। अब आपने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ दिखाई दे रहा है, दो अर्धांश दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनको डाई एटम्स कहा जाता है। डाई मीन्स क्या होता है, दो। तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं। तो ये इसकी संरचना हो गई क्राइसोफाइट्स के सदस्य की। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि इनके अंदर जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जनन हमने बताया कि इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे, हम यहाँ पर इसका एक सेल और बताएं। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर डायग्राम के द्वारा बताएं कि एक ये ऑर्गेनिज्म है, हम इसको सिंगल लाइन के द्वारा ही दिखाएं, सिर्फ सेल बना रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म इसके अंदर शो नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, डिवाइड होगा और डिवाइड होकर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा और उसका जो कोशिका विभाजन है वो प्रक्रिया भी होगी, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये विभाजित होगा और प्रत्येक कोशिकाओं के पास में जो 2 कोशिकाएं यहाँ फॉर्म हो रही है उसमें हम देखें, यदि हम इसको साइज के अनुसार करें, इसको 10 यूनिट मान लें हम और इसको 9 यूनिट मान लें। आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो ऊपर वाला लीड है एपिथीका वो कैसा है, बड़ा है, और हाइपोथीका कैसा है, छोटा है। तो हम इसको जब डिवाइड होगा तो ये 10 यूनिट वाला है और ये वाला कैसा है, 9 यूनिट वाला है। ठीक है, तो ये जब डिवाइड होगा तो जो सेल बने, नया जो ऑर्गेनेल्स बनेगा वो पेरेंटल सेल से, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से एक एक सेल का जो एक अर्धांश है वो अपने पास में ले लेगा और एक दूसरा अर्धांश वो क्या करेगा, खुद बनाएगा। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, दूसरा अर्धांश स्वयं बनाएंगे। एक अर्धांश जो होता है वो अपने पेरेंट से वो लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है तो इसमें 10 यूनिट तो पेरेंट से मिला है, इसमें 9 यूनिट पेरेंट से मिला हुआ है। तो ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, जो नया इसके द्वारा बनाया जाएगा वो 9 यूनिट बनाया जाएगा और ये वाला जो बनाया जाएगा वो कौन सा बनाया जाएगा, 8 यूनिट बनाया जाएगा। मतलब जो पेरेंट सेल्स है उससे जो एक ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आकृति में छोटा बनेगा, उसका शेप कैसा होगा, आकार में छोटा होगा। अब ये आगे और जब डिवाइड होगा तो क्या करेगा, इसके द्वारा फिर डिवीजन होगा। तो हमारे पास में 2 सेल्स हमको प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए। ये वाला तो कौन सा था, ये वाला था 9 यूनिट वाला और ये था कौन सा, 8 यूनिट वाला। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक अपना बना लेगा और ये भी क्या करेगा, हम इसको थोड़ा अलग कलर से बनाएं, तो ये क्या करेगा, एक अर्धांश को बनाएगा और ये भी क्या करेगा, एक अर्धांश को बनाएगा। ये जो होगा वो कैसा होगा, ये हाइपोथीका कैसी होगी, 8 यूनिट वाली होगी और ये वाली कैसी होगी, चूँकि छोटी है तो ये 7 यूनिट वाली होगी। तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रूप से डिवाइड हो रहे हैं तो बनने वाली एक कोशिका होगी या एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका आकार कैसा होता चला जाएगा, छोटा 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 और छोटा होता चले जाएगा। इस प्रकार से ये स्मॉलर होता चला जाएगा और लास्ट में क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए फिर ये क्या करते हैं, ऑक्सोस्पोर्स का निर्माण करते हैं कि लास्ट में इनकी डेथ ना हो, मतलब ये अपने आप को रिस्टोर करने के लिए ऑक्सोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, 2n होता है, ये भी याद रखिएगा, कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फिर ऑक्सोस्पोर्स के माध्यम से ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑक्सोस्पोर्स के माध्यम से, मतलब जो सेल्स होगी वो अब क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो जो कोशिका बनेगी वो कैसी बनेगी, हम यहाँ बताएं, यदि एक कोशिका है, ये सेल है, हम ये सब बता दें, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या मियोसिस के द्वारा क्या करेगी, ऑक्सोस्पोर्स का निर्माण करेगी। जो कैसे होंगे, हम इसको बोले ऑक्सोस्पोर्स। तो ये ऑक्सोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण से जो ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन बनती है। ये कैसा होता है, डिप्लॉइड था। जो क्राइसोफाइट के सदस्य कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, वो हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण करेंगे और ये गैमीट आपस में फिर फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद वापस द्विगुणित अवस्था ये इनकी आ जाती है। ये जब रिलीज़ होंगे, ये युग्मक ऑक्सोस्पोर्स रिलीज़ होंगे, तो रिलीज़ होने पर एक ऑक्सोस्पोर्स और दूसरा एक्सोस्पोर्स जो कि एन है, ये क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और ये कैसे हो जाएंगे, वापस डिप्लॉइड हो जाएंगे, 2n वाली अवस्था इसकी वापस आ जाएगी
और फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑक्सोस्पोर्स के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका क्राइसोफाइट्स के बारे में जो जानकारी है वो हमने बता दी कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं।